सिनेमा जगत, चकाचौंध और कैमरों की दुनिया। ऐसे कैमरे जो आपको कहानियाँ दिखाते हैं, आपकी नज़रें बनते हैं, वो पिक्चरें दिखाते हैं जिनको आप मज़ा लेते हैं। ऐसी ही एक आँख मेरे साथ बैठी है जो कैमरा चलाती है, जिसने मुंबई का स्ट्रगल देखा है, उड़ीसा से निकली, लखनऊ आई, लखनऊ की कहानियाँ देखी, उड़ीसा की कहानी देखी और अब आगे की कहानी में अम्बेडकर की कहानी दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी अम्बेडकर वाली पिक्चर पे बात करें उससे पहले इनके जीवन के बारे में, फिल्मों के बारे में, कैमरों के बारे में बात करते हैं। और जो लोग फिल्मकार बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, कैमरा चलाना चाहते हैं, वो ऐसे देखें और सीखें कि जब आप मुंबई जाएंगे तो आपके जीवन में क्या क्या होगा। मेरे साथ रवि गुप्ता जी मौजूद हैं जो एक फिल्मकार रहे हैं। इनकी एक फ़िल्म इंटरनेशनल लेवल पे गई है, भूखा नाम की, ओडिया फिल्म थी। और उसके बाद वीडियो जर्नलिस्ट भी रहे, दूरदर्शन के साथ एक लंबा अनुभव रहा और अब आज मेरे साथ बैठे हैं। नमस्कार, मैं मोहित हूँ और ये है टिप्पा। तो सर, कैसे ये पूरा जो सफ़र चला, जो भी हम लोग कैमरे के पीछे ही बात कर रहे थे, कि कैसे ये फिल्म बनने से लेकर उड़ीसा के एक छोटे से गांव से उठ के आप यहाँ तक आए, उसकी पूरी कहानी ज़रा इन सबको ही बताइए, जैसे मुझे बताइए कि वो सारा कैसे चला। एक्चुअली मैं पैदा लखनऊ हुआ और पापा चूँकि उससे पहले करीब 49 में उन्होंने जाके उड़ीसा में अपना इस्टेब्लिश कर लिया था स्टूडियो। तो वो वहाँ कर रहे थे तो हम लोग भी वहीं चले गए, पढ़ाई लिखाई बढ़े वहीं और करियर वहीं से शुरू हुआ सब तरह से। तो उड़ीसा का एक जो आज भी मेरा लोगों के साथ जुड़ाव है वो वैसा ही है जैसा मैं छोड़ के आया था। आज सुबह भी मैं कुछ अपनी बहनों के साथ बात कर रहा था जो वहाँ की हैं या और लोग हैं, किसी की बेटी की शादी हो रही, किसी के बेटे के साथ, तो वो सब मेरा चलता रहता है। मैं लखनऊ आने के बाद से एक सबसे बड़ा जो मेरा था वो था आइडेंटिटी क्राइसिस, क्योंकि मैं लखनऊ में मुझे कोई जानता ही नहीं था। मेरे 2-3 फ्रेंड मिले, गिने चुने थे, उनके साथ था। लेकिन जब मैं लखनऊ आ गया और काम तो मैं कर चुका था, तब तक करीब 6-7 फिल्में वहाँ करके आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर से मेरी एक नई कहानी शुरू होती है। यहाँ के.बी. चंद्रा साहब होते थे तो वो फिल्में बनाते थे। मैं उनके साथ जुड़ा और उनको असिस्ट करने लगा। दो आई एम सिनेमाटोग्राफर। मैं उससे मतलब लखनऊ की जर्नी से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भूखा की कहानी थी पूरी, उसको थोड़ा सा विस्तार में बताइए कि वो पिक्चर भूखा कैसे बनी, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक थोड़ा सा आश्चर्य वाली बातें थी जो आपने बताई। और दूसरा इस शर्ट के भी जो उड़ीसा से संबंध है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। पहले जो भूखा की कहानी है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। भूखा एक ऐसी कहानी थी जिसमें हमने फोक ड्रमर्स की बात की थी। इसको बनाया था सब्यसाची महापात्रा जी जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने बनाई थी। और उसकी मेकिंग बहुत मुश्किल थी क्योंकि उस ज़माने में हम लोग के पास बहुत कम पैसे थे और कम पैसों में कैसे फिल्म बनाई जाती वहीं से हमने सीखा है। अच्छा। हम सब कुछ थे। अक्सर लोग हमसे पूछते थे तुम हो क्या। मैं उस समय स्टिल फोटोग्राफर भी था और मेरा वीडियो कैमरा होता था, मैं वो भी चलाता था। मैं कार भी उनकी कैरी करता था क्योंकि मैं ड्राइविंग जानता था, तो मैं कार भी चलाता था और सारे काम कर लेते थे हम। तो कोई जैसे हीरोइन ने एक दिन मुझसे पूछा तुम हो क्या, तो मैंने कहा मैं यहाँ पर स्पॉट बॉय हूँ। जब हम एडिट कर रहे थे उसको कलकत्ता में, तो वहाँ पुतुल करके एक लड़की थी जो एडिटर थी, उसने मुझसे पूछा तुम लोगों में से एडिटर कौन है। मैंने हम सब एडिटर हैं, क्योंकि हम लोग स्प्लाइसर चला लेते थे, कटिंग कर लेते थे, जोड़ लेते थे। तो सब करने में ये होता था कि उनको लगता था यार कैसे ऐसा हो सकता है कि हर आदमी हर काम कर ले रहा है। पहले एडिटिंग बड़ी जटिल होती थी ना, अब तो वो तो स्प्लाइसर होता था चूँकि फिल्म होती थी ना। फिल्म को हम कटिंग कराते थे, कटिंग करके जोड़ते थे उसको, फिर जोड़ के फिल्म को चलाते थे। आज हमारा 24 फ्रेम 25 फ्रेम हो गया, तब 24 फ्रेम होते थे। 24 फ्रेम को कैसे जोड़ना है कि जंप नहीं आना चाहिए, वो सब हम करते थे। तो हम सबको चूँकि ये काम हमें सिखाया गया, दादा ने हम लोगों को उंगली पकड़ के सिखाया, चलना सिखाया। हम लोग कम लाइट में, कम उसमें कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ की जो शुरुआत था हमारा, वो बहुत ही बढ़िया थी और उससे हमने बहुत सीखा। खास करके मैं डे 1 से उसमें लगा था कि म्यूज़िक कैसे बनती है, गाने कैसे लिखे जाते हैं, क्या होता है, फिर हम कैसे शूट पे आते हैं और चीज़ों को। मतलब वो टाइम था कि तुमको मैं एक अलग सी बात बताऊं कि मेरी शादी हुई उसी साल 88 में, अप्रैल में मेरी शादी हुई
और अगस्त में हम वहाँ शूट करने गए थे। मैं उस जगह की अगर कल्पना करूं तो वहाँ झरना भी था और बहुत घना जंगल था। वहाँ मुझे एक गेस्ट हाउस अलग दिया गया था और बाकी लोग एक गेस्ट हाउस में रहते थे। मैं करीब 20 साल बाद जब वहाँ जाता हूँ और मैं अपनी वाइफ को दिखाता हूँ, यार यहाँ हम लोग थे और शायद वो हमारा हनीमून पीरियड रहा होगा, लेकिन हमारा हनीमून हमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि हम काम में इतना व्यस्त थे कि मैं लास्ट मैन होता था जो सोता था और पहला आदमी होता था जो जाके उठा के चाय बनवा के सबको पिलाता था। तो वो एक लगन थी जिसमें काम के प्रति मुझे बताया कि काम करना है लोग और काम सीखना है। सबसे बड़ी चीज़ आती थी काम सीखना है। तो भूखा की जर्नी ऐसे ही शुरू हुई। भूखा को कंप्लीट करते करते हमारे पास ये था कि एक प्रिंट हम बनवा पाए थे। उसका एक प्रिंट लेके और उसमें सुरुदा होते थे, मोंटू होता था, ये लोग एक एक जगह जाते थे और वहाँ फिल्म को स्टूडियो वहाँ थिएटर में चलाते थे। जो कलेक्शन होता था फिर अगले स्टेशन, फिर अगले स्टेशन, ऐसे ऐसे चलते थे, क्योंकि वो ज़माना वो नहीं था। आज जैसे यूएफओ है तो यूएफओ में आप एक जगह लोड करते हैं और पूरी दुनिया में आप दिखा सकते हैं। अब आपको फिल्म की इतने प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं, एक प्रिंट में आपका काम हो जाता है। तब वो प्रिंट का ही ज़माना था कि आपके पास वो बक्सा होता था, उसमें 16 रीलें होती थी, लेके जाइए उसको चलवाइए जाके। तो ये जो लोग देख रहे हैं जो अभी आजकल प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग करते हैं, ये कैमरे के पीछे ही मेरे भाई खड़े हैं, ये कृष्णम नाम है इनका, ये भी प्रीमियर प्रो चलाते हैं। तो भैया तुम भी सुन लो ये इतनी मेहनत होती थी, हमने बक्से लेके जाने पड़ते थे, कैंची से काटना पड़ता था, वो जंप स्केयर देखने पड़ते थे। आगे इस पे और बात करें तो भूखा की जो कहानी थी कि वो विदेशी ड्रम आ गए, तो जो पाइप बैंड आया, इसको हम देखें तो हमने वो फिल्म को जो राइटर थे उन्होंने यही लिखा था कि फिल्म जब ये फोक ड्रमर्स को काम मिलना बंद हो गया, मतलब जब पाइप बैंड आया तो लोगों ने उसको तो तरजीह दी, इन लोगों को काम देना बंद कर दिया। वो बेचारे क्या करें, वो चूँकि गांव के लोग थे, वो उसी गांव में रहना है, उसी के आसपास के 2-4 गांव में बजा लेते थे, वो भी बंद हो गया। तो वो मजदूरी करने तो जाते थे, लेकिन वो मजदूरी में उनको वो मज़ा नहीं आ रहा था। एक डायलॉग में वो कहते हैं कि दिन भर जो हम लोग मजदूरी करते हैं उतना अच्छा नहीं लगता, जब हम बजा लेते हैं आके, जब ढोल बजा लेते हैं तो जो पेट भर जाता है, लगता है बिल्कुल भूख ख़त्म हो गई। वो था। तो वो फिल्म उसी को लेके चली और कैसे उसको पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसको लेते रहे, बजाते रहे, आज भी लोग बजा रहे हैं। लेकिन वही था कि भूख के आगे सब कुछ बेकार है। वहाँ पर उसमें फिल्म में हमने उसको भी प्रूफ किया है कि उसको जो हमारा हीरो है वो टीबी का मरीज हो जाता। उस ज़माने में टीबी की बीमारी बहुत बड़ी होती थी, मर ही जाता था आदमी। तो वो उसकी बहन है एक, तो वो डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहता है दवाएं लिख देता है कि ये ले मंगा लो। मंगाने के लिए वो सोचती है पैसे कहाँ हैं, तो फिर वहाँ के जो बनिया है उसके पास जाके और उससे मांगती है कि मुझे कुछ पैसे दो। तो बनिया भी उसका शोषण करता है और तब पैसे देता है। वो पैसा लेके जब वो जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर अपने जेब से पैसे देके वो दवा ले आया था कि ये मेरी उनके प्रति एक श्रद्धांजलि होगी, मतलब उनके प्रति एक आभार उसको व्यक्त करना था। अब वो बेचारी क्या करे, लूट भी गई और उसका काम भी नहीं हुआ। तो भूख बहुत सारी हमने प्रश्नों को उठाया था कि समाज किस तरफ जा रहा है। आप टिप्पा अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे हम भाषाओं के ऊपर काम करते हैं, उर्दू से लेके हिंदी तक हम सब पे प्रयास कर रहे हैं कि काम करने का। उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है जो रवि सर ने कहा कि हर भाषा में कुछ ऐसे साहित्य हैं जो आपको उस भाषा से जोड़ते हैं। भाषाओं की एक अच्छी बात होती है, आप उसको अंग्रेज़ी में या किसी और में अनुवाद करके पढ़ सकते हैं, पर जब आप किसी भाषा को जान जाते हैं, उस भाषा को जीने लगते हैं, तो आप अपने आप को उस ट्राइब का, उस समूह का हिस्सा पाते हैं और उन दुखों को, उस साहित्य को जी पाते हैं। इसीलिए भाषाओं के ऊपर हमारा काम करने का कारण ये है। दूसरा, सर ने कहा अगर आपको उड़िया आती है, और भूखा आप देख सकते हो, देखिएगा, अच्छी पिक्चर है, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले उसे, और काफ़ी रीजनल सिनेमा जो है वो अब आप देखते हैं बहुत आगे बढ़ रहा है। एक वो समय था, मेरे ख्याल से 90 का दशक होगा, 88 और 90 का दशक था, उस समय ये पिक्चर आती है और ये इंटरनेशनल लेवल तक जाती है।
और अभी सर से पीछे भी बात हो रही थी, अभी वही मैं बात करता हूँ कि आप मुंबई जब गए सर, ये तो ओडिया का आपका फेज़ हो गया, फिर आप लखनऊ आए, लखनऊ में आपने दूरदर्शन के लिए और सबके लिए आज का चक्रव्यूह करके आपने शायद एक बनाया ना, आज के चक्रव्यूह करके एक सीरियल बनाया दूरदर्शन के लिए। फिर उसके बाद मुंबई गए सर, तो मुंबई में आप, मैंने अभी कॉन्ट्रास्ट की बात करी थी कैमरे के पीछे जब हम बात कर रहे थे, तो एक कॉन्ट्रास्ट दिखा, बड़े डायरेक्टर, बड़े नाम दिखे, छोटे नाम दिखे, और एक बीच में कहीं जो रीजनल सिनेमास के लोग थे जैसे आप थे, वो लोग जाके और वहाँ पे काम कर रहे थे, अपना नाम बनाने का प्रयास कर रहे थे। इन सब में क्योंकि कहानी सब अच्छी लिख रहे थे, कहानी सब अच्छा कर रहे थे, काम सबको आता था, वो क्या फ़र्क था जो किसी को बड़ा या छोटा करता था? देखो, बड़ा छोटा में जो दुनिया की नज़र से देखें तो आजकल का भौतिक संसार है, उसको लगता है कि बड़ा बंगला, बड़ा ये है तो बड़ा है, नहीं तो सब छोटे हैं। बेसिकली क्या है कि फिल्म मेकिंग में जो लोग जाते हैं वो ये सोच के कतई नहीं जाते कि उनको बड़ा नहीं बनना है, सबको बड़ा बनना है, बनना सबको बड़ा है। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे पास बजट की कमी होती है तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं फिल्म। जैसे उसी मतलब ग्रुप की बात करूं कि महापात्रा मूवी मैजिक ने बनाई एक फिल्म जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जी के फिल्म। वो फिल्म पूरी हिंदी और 7 रीजनल भाषाओं में डब भी हुई बाद में, और उसको रिलीज भी किया गया। अब उस फिल्म को देखा जाए तो माइथोलॉजिकल फिल्म है, लोग आजकल देखना कम पसंद करते हैं। उस ज़माने में भी, मतलब ये करीब 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, फिर भी वो फिल्म ठीक ठाक चल गई, ठीक ठाक चल गई। मतलब उसको टीवी से ही करीब 1 करोड़ का रिकवरी हुई, तो फिल्म निकल गई। लेकिन फिर क्या आता है कि जब हम देखते हैं कि कौन सी फिल्म बनाएं, तो हर एक का अपना एक सोच है। जैसे मैं चला था एक वहाँ बॉम्बे रहते रहते मुझे लगा कि यार हम भी एक फ़िल्म बना सकते हैं, तो मैं भोजपुरी प्लान कर रहा था। इसी बीच मेरे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार एक हैं वो अंबेडकर पे ड्रामा करते थे, उन्होंने कहा उनको एक वीडियो फिल्म बनानी है। तो कहने बना दीजिए, हमने कहा चलो बना देंगे, उसमें क्या है। कहने क्या खर्चा आएगा, तो कुछ 15-20 लाख रुपए की बात हुई। चलो, तो मैंने फिर पहली बार वो ड्रामा देखा अंबेडकर के ऊपर। एक बुलंद सितारा अंबेडकर प्यारा करके वो ड्रामा करते थे, वो मराठी लैंग्वेज नहीं, वो हिंदी में था। तो वो जब मैंने करीब उनके 6-7 शो देखे, क्योंकि मुझे उसमें जाना था। तो जब शो देखा तो मुझे लगा यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है, और इसको अगर प्रॉपर बना लिया जाए तो ये फिल्म बहुत अच्छा कर सकती है। तब मैंने जब करना शुरू किया तो मेरे खर्चे बढ़ने लगे, क्योंकि मैंने जब गाने रिकॉर्ड करने की सोची तो मुझे पता चला कि यार तो लाखों में तो खेल यही है, और लाखों में नहीं, एक सिंगर लाखों रुपया मांग रहा। क्योंकि मेरे फिल्म में उदित नारायण ने 3 गाने गाए हैं, विनोद राठौर ने 1 गाना गाया है, अपने मतलब ऐसे 7-8 सिंगर ने मेरे गाने। तो समझो एक मोटा पैसा उसमें खर्चा हो गया। फिर डायलॉग लिखना, फिर उसमें रिसर्च करना कि बाबा साहेब कहाँ से कहाँ तक पहुँचे और क्या होगा, कहाँ हम जाएंगे, क्या दिखाएंगे। तो धीरे धीरे करके जब फ्रेम बनना शुरू हुआ, कहानी लिखनी शुरू की, तो एक जगह पहुँच के ये लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे बाबा साहेब का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसको लोग शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ते नहीं हैं लोग। बाबा साहब कहते हैं कि अंग्रेजी शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अच्छा, वो हर एक से कहते हैं कि पढ़ो। और उस गरीब लोग, मतलब दलित समाज उस समय भी बहुत गलत, आज भी है, लेकिन अब थोड़ा सा संभल गया क्योंकि लोगों ने नौकरी कर ली, लोगों ने सब कर लिया। बाबा साहब यही कहते थे कि एक परिवार का एक आदमी अगर नौकरी कर लेगा तो सबकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, और हुआ वो। लेकिन उस ज़माने में ना उनको पढ़ने का शौक़, ना उनको पढ़ाने का शौक़, क्योंकि वहाँ स्कूल में लेते नहीं थे। तो बाबा साहब ने खुद पढ़ाना शुरू किया। मतलब मैंने एक परिकल्पना की कि उन्होंने खुद पढ़ाया होगा, और मैंने उसको शुरू किया। और उसमें एक गाना हमने किया कि कासे किस्मत खुल जाएगी, खासे खिलेंगे फूल, गासे गम के दंश मिटेंगे, घासे घृणा के सूल, अंगा गंगा के भागीरथ, तीर्थ तुम्हें हो जाएंगे, अक्षर नहीं प्रकाश बीज है, अपना ओ गाएंगे। इस गाने में हमने का से लेके ज्ञा तक का पूरी एक अलग तरह की व्याख्या की है, वर्णमाला को एक अलग किया और उससे समाज को जोड़ा।
समाज की मतलब लोग को जोड़ा, उसमें कृषि को भी लिया है, उसमें और चीज़ों को भी लिया है, और वो करते करते जब दिखाई दिया कि ये हो सकता है, तब फिर और चीज़ें बढ़नी शुरू हुई। बाबा साहब ने ऐसे ही किया। तो एक चीज़ और है कि जो लोग देख रहे हैं, तो जब मैं लॉ स्कूल में था, मैं लॉ पढ़ रहा था, तो अगर एक किताब को जब आप पढ़ते हैं तो किताब जो है किसी भी व्यक्ति के चित्त का एक दर्शन होती है। तो जब आप संविधान पढ़ते हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, तो वो उनके चित्त का दर्शन है। और जब आप उसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, जब आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें एक व्यक्ति जिसने ज़िंदगी भर इनइक्वालिटी झेली, ऊंच नीच का भाव झेला, वो इनइक्वालिटी से ऊपर जस्टिस को तर्जुमा देता है, न्याय को तर्जुमा देता है। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ऊपर जस्टिस, फिर लिबर्टी, फिर इक्वालिटी और फिर फ्रेटर्निटी आता है। तो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी फ्रेंच संविधान से लिया गया है, पर जस्टिस बाबा साहब अम्बेडकर ने जोड़ा, क्योंकि उनके हिसाब से जस्टिस किसी भी सोसाइटी का पैरामाउंट होता है जो उसको स्थापित करता है। और बाबा साहब पे पिक्चर बन रही है, बना रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। इस शर्ट की कहानी मुझे बताइए कि ये शर्ट कहाँ से आई और ये शर्ट का क्या है, फिर हम इसे रैप करते हैं, फिर आगे और देखते हैं कैसे क्या। एक्चुअली ये संबलपुरी कॉटन है। इसमें आप देखोगे तो ये जो डिज़ाइन बनी हुई है, इतना ही धागा क्लियर कलर किया जाता है और उसको ताने बाने में बुना जाता है। अच्छा। इसमें पूरी तरह से ये नहीं है कि प्रिंट धागा चल रहा हो, सिर्फ उतना ही धागा किया जाता है और ये हैंडलूम है। अच्छा सर, जिससे पहले मैं रैप करूं, अभी हम लोग पीछे एक बात करते हैं, अचानक से मेरे दिमाग में प्रसंग आया, जो एक कपिल शर्मा और सलमान खान वाला एक प्रसंग आप सुना रहे थे ना, वो बताइए इन लोगों को, क्योंकि ऐसा लगता है ना हर आदमी को कि अभी हम जाएंगे, ऐसा धुआंधार पिक्चर बनाएंगे और तड़ा हमारी पिक्चर बिकेगी, है ना। तो ये जो एक जो आपने तो मज़ेदार कहानी सुनाई, वो इन सबको बताइए और बस उसके बाद फिर हम लोग रैप करते हैं। उससे पहले मैं दूसरी बात करना चाहूँगा कि जो न्यू कमर्स जा रहे हैं उनको ओपन रहना पड़ेगा सबसे पहले चीज़। अच्छा। आप क्या करने जा रहे हैं? आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, आप मान लीजिए सिनेमाटोग्राफर बनना चाहते हैं, लेकिन जब आप पहुंचेंगे उस समय आपको दिखेगा यार ये काम तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो उसके आनुषंगिक बहुत कुछ है। जैसे आप कैमरामैन बनना चाहते हैं, आपको लगता है जिमी जिप में मैं घुस जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले है सर्वाइवल, क्योंकि आपको रहने के लिए जगह चाहिए। आप घर से कितना ले जाएंगे, तो आपके रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए रोज़ चाहिए और काम भी चाहिए, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो आप वहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये खुला मन से जाइए कि जो भी काम मिलेगा, जैसे मैंने बताया कि मैं लखनऊ आया तो मैं एज ए असिस्टेंट काम कर रहा था, और करीब 6 साल बाद लोगों को पता चलता है यार ये आदमी तो कुछ और है। तो उस समय के लोग बाद में कहते हैं यार तुमने बताया क्यों नहीं, मैंने बता भी देता तो कौन एक्सेप्ट करता। तो सबसे पहले मैं न्यू कमर्स को ये कहूँगा, जाइए अपने जो भी संबंध हैं और उनको लेके जाइए, और वहाँ से ये देखिए, किसी से उम्मीद मत करिए कि कोई आपको हेल्प करेगा। आप सबसे पहले ढूंढिए कि आपको सस्ते में रहने का कहाँ मिलेगा, और फिर आगे आप कैसे स्ट्रगल करेंगे। जो काम मिले करिए, ये मत सोचिए कि ये मेरे लायक नहीं है या ये मैं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग खाना नहीं देंगे। खाना आपको खाना है, कितने में खाना है ये आप समझिए, क्योंकि बॉम्बे का आप जानते हैं कि 4000 में भी खाना नहीं खा सकता और 40 रुपये में पेट भर सकता है आदमी आज की डेट में भी। तो आपको अपनी सीमाएं तय करनी पड़ेंगी। रहने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि इंडिविजुअल कमरा लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक खोली में 10 लोग रहते हैं। अब मान लो खोली का किराया है 20,000 रुपये, 10 लोग रह रहे हैं तो 2,000 रुपया पड़ा। अब आदमी को आसान हो गया, यार ज़िंदगी तो बहुत, बॉम्बे तो रह रहा हूँ, ये कोई थोड़े पूछने जा रहा कितने लोग रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, नहीं बॉम्बे कहाँ, अंधेरी में। अब बताओ अंधेरी वेस्ट में आदमी 2,000 रुपये में कमरे में रह रहा है, 40 रुपये में खाना खा के उसका दिन गुजर रहा है। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और फिर उसमें अगर काम मिलने लग जाए, भले 500 रुपया रोज़ मिले, उसको 800 रुपया रोज़ मिले, नहीं पूरे दिन काम मिल रहा है, अगर 10 दिन भी काम मिल गया तो उसको कम से कम जीने का सहारा मिल गया। पापा मम्मी को कहने की ज़रूरत नहीं कि भैया मम्मी यहाँ से भेज दीजिए मुझे। तो ये मैं सबसे पहले कहूँगा जो अपने न्यू कमर्स हैं कि वो जाइए और दिमाग से काम कीजिए, जो मिले करिए। ये मत सोचिए कि मैं ये करके ऐसा तो नहीं मैं यहीं बंद जाऊँगा। वे बहुत से लोगों को आप देखोगे, आप शाहरुख खान को ले लो, कहाँ से शुरू किया था, सर्कस जैसे सीरियल से, और कहाँ है आज,
लोग कहते हैं सीरियल में आ जाओगे तो फिर वहाँ नहीं जा पाओगे, या उधर से इधर आ गए तो जंप नहीं करो, कौन नहीं जा रहा। आज अमिताभ बच्चन को देख लो, छोटे पर्दे पर भी हैं, बड़े पर्दे पर भी हैं, कहाँ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने को बांधो मत, अपने को खुला करो और जाओ काम करो, जरूर काम मिलेगा। हाँ, तो काम करिए, स्ट्रगल करिए, स्ट्रगल करने के बाद जब आपको लगे कुछ होगा तो उसकी एक कहानी सर अभी बताएंगे, जो कपिल शर्मा के साथ हुआ, सलमान खान के साथ हुआ। वो कहानी बताइए सर, क्योंकि मैं समझता हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल कैमरा ले जाने से, टैलेंट ले जाने से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। वहाँ और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आपको स्ट्रगल और कराते हैं और घिसाते हैं। तो वो किस्सा क्या था, वो थोड़ा बताइए। नहीं, वो तो किस्सा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आ जाता है, क्योंकि फिल्म बन गई थी किस किस से प्यार करूं, और जो वो मेरे प्रोड्यूसर मित्र थे वो बेचारे बहुत दौड़ चुके थे, मतलब उनको किसी ने भी नहीं कहा कि आपकी फिल्म मैं ले लूं। कपिल शर्मा फिल्म में लोग सोच रहे थे यार बड़ा स्टार, मतलब कपिल शर्मा का अच्छा क्रेज हुआ करता था, नहीं, टीवी के लिए है वो, फिल्म के नाम पर लोग उसको नहीं मानते कि अभी भी वो हीरो है, लेकिन वो बना ली थी फिल्म, अच्छी फिल्म, अच्छी बनी थी, नो डाउट, अच्छा उसका मसाला था, हंसी भी आती है, खुश भी होता है आदमी, लेकिन जब देखेगा तब तो खुश होगा। तो उसको लेके वो बहुत परेशान थे, और अक्सर वो सभी के पास जाते थे। बड़े से बड़े प्रोड्यूसर छोटे से छोटे प्रोड्यूसर को कह चुके थे यार फिल्म मेरी बिकवा दो। फिर एक दिन बासु भगनानी ने उनसे कहा कि चलो ठीक है यार, मैं लेता हूँ तुम्हारी फिल्म, कितने में? तो उसने कहा 9 करोड़ मैंने लगाए हैं, मुझे आप उतना ही दे दीजिए। मतलब थक चुका था, ले लिया बासु भगनानी ने, और एक डेट फिक्स कर दी कि ये डेट होगी और ये रिलीज होगी। तकदीर की मार देखिए कि उसी समय रिलीज होती है प्रेम रतन धन पायो, मतलब सलमान खान, और दूसरी तरफ राजश्री प्रोडक्शन, बड़ा प्रोडक्शन हाउस और बड़ा हीरो, दोनों की फिल्म एक दिन रिलीज होती है। लोग कहते हैं ये तो गया, किस किस से प्यार किए तो गई। लेकिन तीसरे दिन प्रेम रतन धन पायो धड़ाम हो जाती है और ये चल पड़ती है, क्योंकि उसके सामने और तीसरी फिल्म नहीं थी कोई, और पहले वीक का कलेक्शन था 84 करोड़, विच इज ह्यूज। मतलब वो ना प्रोड्यूसर के दिमाग में था, ना बासु भगनानी के दिमाग में था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन वो हुआ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोग बहुत छोटी फिल्में बनाते हैं, 10 लाख 12 लाख की बनाते हैं, 55 लाख की बिक जाती है। आज तो और बड़ा मार्केट हो गया, क्योंकि आपके OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं। अच्छा, OTT से सर आपको लगता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो थोड़ा भी ये बात हम कर रहे थे, इसका थोड़ा सा भी कम हो गया है कि अभी भी नहीं है? वो देखो, चूँकि थिएटर अलग चीज़ है, थिएटर अलग चीज़, जैसे PVR या और भी उनके जो मीन्स हैं, अगर उनको देखो तो वो 10-12 हैं, लेकिन आज भी UFO का क्रेज अलग है, के सेरा का क्रेज अलग है। मतलब सिंगल थिएटर का मज़ा अलग है। सिंगल थिएटर में जितना कलेक्शन हो सकता है वो कलेक्शन PVR में नहीं हो सकता, क्योंकि PVR में आप क्या 150, 200, 250 की फिल्म में कितने लोग जा पाते हैं? अगर देखा जाए अमूमन आदमी महीने में एक फिल्म देख ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारा, जैसे साउथ में आप जाओगे तो वीक में वो एक फिल्म देखेंगे ही, उनको देखना ही है, कुछ भी करो, और वो सब लोग जाएंगे, पूरा परिवार में मान लो 8 आदमी है तो सबको जाना है, तो वो 100 रुपये की फिल्म देखना पसंद करेंगे 250 की जगह। तो वैसे ही है पूरे देश में, वो एक वर्ग ज़्यादा है। जैसे मतलब वीडियो अपॉलॉजी, मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, जैसे ऑटो वाला है तो वो बेचारा अपना एंटरटेनमेंट क्या करे, दिन भर ऑटो चलाने के बाद वो घर जाता है, बीवी को कहता है चल चलते हैं फिल्म, तो PVR नहीं देख सकता वो, लेकिन सिंगल विंडो में है तो वो ज़रूर देखेगा। आप गुजरात में जाएंगे आपको वहाँ थिएटर मिलेंगे, छोटे छोटे 100 सीट के थिएटर मिलेंगे, और वहाँ वो फिल्में रिलीज होती हैं, तो बड़ा मार्केट है। चलिए, तो फिर ये कहानी है, आपने देखा, स्ट्रगल की कहानी सुनी, डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी सुनी, फिल्म मेकिंग की बातें सुनी, ये समझा कि जीवन में क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। अगर आप भी फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, टिप्पा खाते रहिए, टिप्पा खाना ज़रूरी है, इसीलिए सर को आज बुलाया था ताकि ये बता सकें कि स्ट्रगल कैसा होता है। स्ट्रगल का दूसरा नाम टिप्पा है। टिप्पा खाते रहिए, टिप्पा खाना ज़रूरी है। मैं मोहित अशोक हूँ, आप रवि जी हैं, ये टिप्पा है। आपकी फ़िल्म आएगी अम्बेडकर पे, हो सके तो देखिएगा, कुछ ज्ञानवर्धन होगा, बुद्धि चौड़ी होगी।